अधीरा बहुत जल्दी में थी। वह तेज-तेज कदम उठाते हुए बैंक से बाहर निकली। तभी उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देखती, किसी ने उस पर झपट कर उसके हाथों से बैग छीन लिया। दोनों में हाथापाई भी हुई, लेकिन वह लड़का पैसे का बैग लेकर भाग गया। इस हाथापाई में उस लड़के की जेब से एक बच्चे का फ़ोटो निकलकर गिर गया था। जब अधीरा की नज़र उस फ़ोटो पर गई, तो उसने वह फ़ोटो उठा लिया। अधीरा ने वह फ़ोटो उठाई और तेज़ कदमों से अपने पिता के पास हॉस्पिटल आई। अचानक उसने देखा कि एक आदमी बैग लिए जल्दी से डॉक्टर के पास आया और फिर उसके बाद दोनों ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अधीरा चुपके से उनके पीछे गई और ऑपरेशन थिएटर में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि बेड पर तो अधीरा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पिता को ब्लड कैंसर हो गया था। पिता के इलाज के लिए उसको कोई भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने करीबी दोस्तों से भी कहा और स्कूल के स्टाफ से भी कहा कि अगर पूरा स्टाफ मिलकर थोड़े-थोड़े पैसे उसे दे दे तो मेरे पिता के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह परेशान और उदास जब अपने घर आई तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटे पहले खाना खा लो, और फिर बातों ही बातों में उसे समझाया कि लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि तुम बैंक से लोन ले लो। तुम्हारे पिता का इलाज भी हो जाएगा और तुम अपनी सैलरी में से थोड़े-थोड़े करके वह लोन उतारती रहना। अधीरा को अपनी माँ की सलाह ठीक लगी और उसने अपनी माँ के गहनों को गिरवी रखकर बैंक से 2.5 लाख रुपया लोन ले लिया। अधीरा की माँ हॉस्पिटल में उसका इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने पिता के इलाज के लिए काफ़ी बड़ी रकम मांगी थी, जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आ जाना था। सबसे पहले उसने हॉस्पिटल आना था। यहाँ सारा अरेंजमेंट हो चुका था। अधीरा ने पैसे बैग में डाले और वह जैसे ही सड़क के किनारे आ रही थी, तो एक बाइक सवार, जो कि शायद पहले से ही उसका पीछा कर रहा था, उसने अधीरा से वह बैग छीन लिया। हालांकि अधीरा अपना बैग किसी हाल नहीं छोड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह लड़की थी और सामने वाला एक ताकतवर मर्द था, इसीलिए काफ़ी कोशिश के बाद भी वह अपना बैग नहीं बचा सकी और बाइक सवार उसका बैग लेकर भाग गया। अधीरा ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जब तक भाग चुका था। अधीरा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। अधीरा ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको तसल्ली दी और कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, तुम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। वह माँ को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर मजबूरी में उसे अपनी माँ को फ़ोन पर कहना ही पड़ा कि एक चोर मेरा बैग छीनकर भाग गया है और ये बात आप पिताजी से बिल्कुल मत कहना। लेकिन अधीरा की माँ अपने चेहरे पर परेशानी के आए हुए भाव अपने पति से छुपा नहीं सकी। फ़ोन सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो गोपाल जी ने पत्नी से पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। गोपाल जी को तेजी से सांस लेने लगे और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई हो चुका था। अधीरा की माँ परेशान हो गई थी, तो उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी अधीरा को फ़ोन किया कि तुम्हारे पिता की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब अधीरा पैसे भूल चुकी थी और वह हॉस्पिटल की तरफ भागी, लेकिन अधीरा के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी माँ पति के पास बैठकर लगातार रोए जा रही थी। अधीरा का सब कुछ लुट चुका था। पिता के इलाज के लिए पैसे भी उसके हाथ से जा चुके थे और उसका वह मज़लूम पिता, जिसकी खातिर वह पिछले कई दिनों से परेशान थी, कई अस्पताल बदले और अब अपने पिता को एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अधीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को संभाले या खुद रोए। ये एक सच्चाई थी कि उसका दिल बहुत दुखी था, लेकिन इन हालात में भी उसने अपनी माँ को संभाला। हॉस्पिटल के ही स्टाफ ने एम्बुलेंस मंगवाई और गोपाल जी की डेड बॉडी घर ले जाने की तैयारी शुरू की। एम्बुलेंस आ चुकी थी। अचानक अधीरा की नज़र एक बाइक सवार पर पड़ी। वही हुलिया था, वही बैग था जो वह छीन कर भागा था। अधीरा उसको पहचान चुकी थी। उसने अपनी बाइक खड़ी की और फिर जल्दी से हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिला। अधीरा ने उसका पीछा किया तो देखा कि वह डॉक्टर से कुछ बात कर रहा है और बहुत परेशान लग रहा था। वह चुपके चुपके उसके पीछे जा रही थी। उसने देखा
ऑपरेशन थिएटर में तो बेड पर वही बच्चा लेटा था जिसका फोटो अधीरा को सड़क पर गिरा मिला था। अधीरा नहीं नहीं जानती थी कि ये बच्चा इसका अपना है या किसी और का, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो इस बच्चे से रिश्ता ज़रूर था, जिसकी वजह से वह चोरी करके आया था। उन्हीं पैसों से बच्चे का इलाज शुरू हुआ। पहले तो अधीरा के दिल में यही आया कि पुलिस को फ़ोन करे और इस इंसान को गिरफ्तार करवा दे, लेकिन फिर सोचने लगी कि मेरे पास कौन सा सबूत है। जिस जगह इसने मुझसे ये बैग छीना था वहाँ ना कोई कैमरा लगा था, ना ही कोई रिकॉर्डिंग हुई। सिर्फ मैं ही इस इंसान को पहचानती हूँ, बाकी तो कोई भी नहीं पहचानता। अधीरा इस इंसान को ही अपने पिता का कातिल समझ रही थी, क्योंकि चोरी की खबर सुनकर ही उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और उनकी मौत हो गई। वह एम्बुलेंस में बैठी लगातार यही सोचे जा रही थी कि मैं इस इंसान को आखिर अब ढूंढूंगी कहाँ। अभी तो मेरे पास मौका था, लेकिन पिताजी का अंतिम संस्कार भी होना है। अधीरा के कुछ दिन अपने पिता के गम में गुजरे, लेकिन इसके बाद उसका यही लक्ष्य था कि किसी भी तरह मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगी और उसको बर्बाद कर दूंगी। और इस काम के लिए वह सबसे पहले हॉस्पिटल आई। यहाँ उसकी एक अच्छी दोस्त थी जो हॉस्पिटल में नर्स थी, जिसका नाम वैष्णवी था। अधीरा ने वैष्णवी से पूछा कि कुछ समय पहले इसी हॉस्पिटल में एक 4 साल के बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। मुझे उस बच्चे और उसके पिता का एड्रेस पता करना है। 1 घंटे के बाद ही वैष्णवी ने उस इंसान का नाम और उसके बेटे का नाम बताया और उनका एड्रेस भी बताया। इस इंसान का नाम विजय था और उसका बेटा, जिसका नाम अंशु था, उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। उसके घर का एड्रेस भी अब अधीरा को पता हो चुका था। वैष्णवी उससे बार बार पूछ रही थी कि तुम इस आदमी का पता क्यों पूछ रही हो, लेकिन उसने अपनी सहेली वैष्णवी को कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि एक ज़रूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अधीरा विजय के घर तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए अब वह सोचने लगी ऐसा क्या किया जाए। सबसे पहले उसे जो बात समझ में आई वह ये थी कि उसने अपना स्कूल चेंज किया। जिस स्कूल में वह पहले पढ़ा रही थी उसे रिज़ाइन किया और उसके बाद विजय के घर में बिल्कुल सामने ही एक स्कूल था, वहाँ टीचिंग के लिए अप्लाई किया। उसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी थी, एक्सपीरियंस भी था, इसीलिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल ने यही कहा कि हमारे पास अभी कोई खाली जगह नहीं। जैसे ही हमारे पास कोई खाली जगह होती है तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन उसकी माँ ने इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। उनकी चिंता को दूर करने के लिए अधीरा ने उन्हें समझाया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे और अच्छे स्कूल में जॉब मिल जाएगी। और आपको तो पता ही है कि पिताजी के इलाज के लिए मुझे कितने पैसों की ज़रूरत थी, पर मेरे स्कूल में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लगभग 1 महीने के बाद उस नए स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से कॉल आई। अधीरा ने नए स्कूल को ज्वाइन किया। सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन अधीरा का मकसद तो कुछ और ही था। एक ऐसी योजना उसने अपने दिल में बनाई हुई थी जिसको वह जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। विजय के मोहल्ले की टीचर से ही उसे पता चला कि विजय की पत्नी की मौत हो चुकी है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम प्रिया है और एक बेटा, उसका नाम अंशु है, जो जो इसी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका कुछ समय पहले ऑपरेशन भी हुआ है। पहले किसी कंपनी में विजय जॉब करता था, फिर कंपनी से निकाल दिया गया। किस कारण से निकाला पता नहीं। बेटे के इलाज के लिए वह काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मोहल्ले वालों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। फिर कहीं से उसने पैसों की व्यवस्था की और उसने अपने बेटे का इलाज कराया। अभी कुछ समय पहले ही बैंक में उसकी जॉब लग गई है। फिर टीचर ने अधीरा को विजय की बेटी से मिलवाया। उसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत प्यारी बच्ची थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह 6 क्लास में पढ़ती थी। अधीरा ने जल्दी ही प्रिया से दोस्ती कर ली। उसे बहुत प्यार करती थी। उसके लिए कई प्रकार के गिफ्ट्स लेकर आती थी। प्रिया बच्ची थी, माँ की भी कमी महसूस कर रही थी, इसीलिए वह जल्दी ही अधीरा से बहुत लगाव रखने लगी। अब तो ये हाल था कि जब भी अधीरा छुट्टी करती या किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाती तो प्रिया बहुत उदास हो जाती थी। प्रिया की बर्थडे थी तो प्रिया ने अपने बर्थडे पर अधीरा को भी बुलाया था। अधीरा दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर
प्रिया के बर्थडे पर पहुंच गई। प्रिया ने अधीरा को अपने पिता से मिलवाया। विजय अधीरा से मिलकर बहुत खुश हुआ था। अब तो अक्सर ही किसी न किसी बहाने से प्रिया और अंशु अधीरा को अपने घर बुला लेते और अधीरा तो इस मौके की तलाश में ही थी। अधीरा उनके घर चली जाती थी। आज स्कूल की छुट्टी का दिन था। अधीरा घर में ही बैठी थी कि उसकी दोस्त वैष्णवी उससे मिलने आई। उसे देखकर अधीरा खुश हो गई कि आज उसकी दोस्त उससे मिलने आई है। बातों बातों में वैष्णवी ने अधीरा से पूछा, एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर तुम बताना चाहो तो। तुम उस दिन उस बच्चे और उसके पिता के बारे में क्यों पूछ रही थी? और जहाँ तक मेरा ख्याल है वह स्कूल भी उन्हीं के मोहल्ले में है। ये सब संयोग तो नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अधीरा से पूछ लूं कि तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है। उसने वैष्णवी से कहा कि तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस राज को राज ही रखना और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। दरअसल जिस इंसान ने मुझसे पैसे छीने थे और जिसके कारण से मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं, वह कोई और नहीं बल्कि विजय ही था। मैं उस इंसान को भला कैसे भूल सकती हूँ? यही वह इंसान है जिसकी वजह से आज मेरे सर से पिता का साया उठ चुका है। अगर उस दिन विजय वह पैसे मुझसे ना छीनता तो शायद आज मेरे पिता इस दुनिया में होते। वैष्णवी ने जब ये सुना तो कहने लगी, तो तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? अधीरा ने कहा कि मैं उस इंसान को बर्बाद कर डालूंगी। वैष्णवी ने कहा, क्या मतलब? तुम क्या उसे जान से मारना चाहती हो? ये तो अधीरा कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं विजय से शादी करने वाली हूँ, वह भी हर हाल में। वैष्णवी कहने लगी, तुम भी अजीब हो। एक तरफ उससे इतनी नफरत करती हो और उसे अपने पिता का कातिल समझती हो, और दूसरी तरफ उससे शादी करना चाहती हो। अपनी दोस्त से कहने लगी, ये तो वक्त बताएगा कि मैं ये शादी क्यों करना चाहती हूँ। बस तुम देखती जाओ और दुआ करो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। वैष्णवी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करूंगी। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अंकल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा यही होता कि विजय को पुलिस पकड़कर ले जाती, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन अधीरा ने यही कहा, अगर मेरे साथ नहीं दे सकती तो खामोश रहना और इस बारे में किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। अधीरा काफ़ी हद तक अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। जल्दी ही बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव अधीरा से देखकर विजय ने अधीरा के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। कहने लगा, मेरे बच्चों के लिए तुम सबसे बेहतर माँ साबित हो सकती हो। अधीरा ने अनुराग के ऑफर कबूल कर ली और यूं दोनों की शादी हो गई। हालांकि अधीरा की माँ ने इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन उसने अपनी माँ को समझा दिया था कि माँ, इस शादी का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। मैं बहुत खुश रहूँगी, तुम चिंता ना करो। और इस तरह से अधीरा शादी कर विजय के घर में आ गई। शुरू शुरू में उसका बर्ताव दोनों बच्चों के साथ ठीक रहा। अधीरा दोनों बच्चों से बहुत प्यार जताती थी, लेकिन ये सब दिखावा था। वह दोनों बच्चों से नफरत करती थी। विजय से जुड़ा हर रिश्ते से उसे नफरत थी। यही कारण था कि कुछ समय बाद वह बच्चों को मारती पीटती और मना करती कि अगर पिता को बताने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगी। बच्चे सहम जाते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारी माँ को अचानक क्या हो गया। लेकिन अधीरा अपने पिता का बदला लेना चाह रही थी और नफरत में अंधी हो चुकी थी कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। बच्चे हर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, लेकिन वे अपने पिता को कुछ नहीं बताते थे। हर समय सहमे और डरे हुए से नजर आते थे। विजय अक्सर अधीरा से यही पूछता, तुमने बच्चों में बदलाव देखा है? जिस पर अधीरा यही कहती कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, आपको गलत फहमी हुई है, बस मौसम की वजह है। लेकिन विजय अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान रहने लगा, पर वह सही कारण तक ना पहुंच सका। वह तो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता था। उसे पता ही नहीं चला कब उसका परिवार बर्बाद होता चला गया। बच्चे अब बड़े हो चुके थे। अधीरा ने बच्चों के दिल में पिता के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर रखी है, इसीलिए वह ज़्यादा समय शहर से बाहर ही रहते हैं और तुम्हें कभी समय नहीं देते क्योंकि तुम उनके लिए ज़रूरी नहीं हो। लेकिन ये बात अपने पिता के सामने मत बोलना, नहीं तो जो खर्चा पानी तुम्हारा चल रहा है वह भी बंद कर दिया जाएगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन अधीरा ने बेटी प्रिया को फ़ोन पर किसी लड़के से बात करते सुना।
अधीरा सारा मामला समझ चुकी थी। उसने प्रिया को ज़रा-सा डरा-धमकाकर प्रिया से बात की, तो प्रिया ने कहा कि वह लड़का उससे शादी करना चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ। तो अधीरा ने कहा कि तुम्हारे पापा कभी भी नहीं मानेंगे। तुम उस लड़के के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाओ या फिर अपने पिता की मर्ज़ी से शादी कर लेना। और 1 हफ्ते बाद प्रिया उस लड़के के साथ भाग गई थी। बेइज्जती और सदमे के मारे विजय बिस्तर पर लगकर रह गया था। उसे नहीं पता था कि अभी उसे और क्या-क्या देखना बाकी है। एक दिन अधीरा ने अपनी छत से देखा कि अंशु अपने दोस्तों के साथ आया है। दोस्त सभी आवारा किस्म के थे। बस अधीरा के लिए यह मौका काफ़ी था। उसने अंशु को अपने दोस्तों को घर में बुलाकर कुछ खाने-पीने के लिए कहा। उस समय विजय हॉस्पिटल गया हुआ था। अधीरा ने अंशु को किसी काम से उसके कमरे में भेज दिया और उसके एक दोस्त को 1 लाख रुपए देकर कहा कि आज के बाद अंशु अपने होश में नहीं रहना चाहिए और उसे नशे की लत लगवा दी। अंशुल, जो अपने माता-पिता से छुपकर नशा कर रहा था, वह यही समझ रहा था कि किसी को इस बात का पता नहीं। लेकिन अधीरा तो सब कुछ जानती थी। लेकिन अंशु नहीं जानता था कि उसकी माँ ने ही उसे इस नशे के दलदल में धंसवाया है। काश कि वह सच्चाई जान लेता तो शायद अपनी जान बचा पाता। लेकिन अधीरा तो अपनी दुश्मनाई निकालने में कामयाब होती चली गई थी। फिर भी अंशु अपने पिता से ये बात छुपाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। जब विजय को इस बात का पता चला, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अंशु की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके गुर्दे फ़ेल हो चुके थे और उसके इलाज में विजय अपना पैसा पानी की तरह बहा रहा था। अंशुल जब तक जिंदा रहा, उसकी डायलिसिस होती रही। लेकिन विजय, जो एक पिता था, कैसे अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकता था। उसका इलाज करवाने के लिए वह अंशु को अमेरिका भी ले गया, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाया और यूं एक दिन अंशु सिसकते हुए इस दुनिया से चल बसा। बेटे की मौत के बाद विजय को किसी चीज़ का होश नहीं था। अंशु उसका इकलौता बेटा था। वह उससे बहुत प्यार करता था और उसकी जुदाई में पागल सा हो चुका था। रात भर वह अपने बेटे को याद करके रोता रहता था। ना उसे कुछ होश था, ना उसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। ऐसे मौके पर भी अधीरा ने उसे एक और चोट दी। अब अधीरा ने उससे तलाक ले ली और दूसरी शादी कर ली और उसकी सारी दौलत पर खुद कब्जा कर लिया। और उस दिन वह बहुत खुश हुई जब उसे पता चला कि गम में पागल होकर विजय मर गया है और उसकी लाश सड़क पर मिली है। कहते हैं कि दुश्मन की मौत की खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन अधीरा ने न सिर्फ विजय की मौत का जश्न मनाया, बल्कि प्रिया को भगाकर भी बहुत खुश हुई थी, जिससे वह प्यार का ढोंग करती थी। और अंशु की मौत पर भी उसने खुशी ही मनाई थी। विजय का पूरा परिवार खत्म हो चुका था और अधीरा यही समझ रही थी कि उसने बदला ले लिया। हालांकि उसमें उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिस पर उसने जुल्म किया। वह तो उसे अपनी माँ समझ रहे थे और माँ से बढ़कर उसे प्यार करते थे। जो दूसरों के साथ धोखा करता है, भला उसके साथ कौन वफा करेगा। अजीत ने भी अधीरा के साथ वैसा ही किया जैसा अधीरा ने विजय के साथ किया था। उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसे तलाक देकर घर से धक्के देकर निकाल दिया। अधीरा की माँ तो पहले ही मर चुकी थी और उनका घर बिक चुका था, इसीलिए वह अब बेघर हो गई। अब काफ़ी समय बाद वैष्णवी अधीरा से मिली थी। अधीरा हॉस्पिटल में थी। कोढ़ के रोग उसे लग चुका था। पूरे जिस्म पर बदबूदार दाने और जख्म बन जाते थे। दर्द से अधीरा चिल्लाती रहती थी और मरने की प्रार्थनाएं करती थी, लेकिन मर नहीं पा रही थी। हालांकि उसने वैष्णवी से ये भी कहा कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि मुझे इस ज़िंदगी से आज़ादी मिले। लेकिन वैष्णवी ने उसकी बात नहीं मानी और कहने लगी कि मैं तुम्हें जान से क्यों मारूं? तुम्हें अपने सारे गुनाहों का बदला ज़रूर मिलेगा। विजय तो अपने बच्चे की वजह से कमज़ोर हो चुका था। औलाद का इम्तहान होता ही कुछ ऐसा है कि गलत और सही में इंसान फ़र्क करना ही भूल जाता है। अपने बेटे के कारण से उसने चोरी की थी। तुमने तो उनके विश्वास, उनके प्यार, उनके भरोसे और उनकी रूह तक का कत्ल कर दिया। तुम्हें तो क्षमा हरगिज़ नहीं मिलेगी। तुम यहीं पड़े-पड़े सड़ती रहो। मुझे दुख है इस बात का कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ दोस्ती रखी। तो इसी को कहते हैं कर्मों का फल। जो इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है, वह उसमें खुद ही गिर जाता है। किसी के साथ भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, चाहे सामने वाले ने हमारे साथ कुछ भी किया हो। सब्र एक ऐसी चीज़ है
जो हमारे दिल को सुकून भी देती है और जिसका बदला भी बहुत खूबसूरत ऊपर वाला हमें देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की सोच रखने वाले जो लोग हैं वो इस कहानी से कुछ सीख सके। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड